नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र भारत और चीन का, जिसमें आपको बताएंगे कि चीन सीमा पर भारतीय वायुसेना सतर्क और गौचर हेलीपैड पर जवान कर रहे हैं अभ्यास। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि भारत पाकिस्तान सीमा पर गुरदासपुर में फिर दिखा पाकिस्तानी ड्रोन, जिस पर ताबड़तोड़ भारत ने की फायरिंग और उल्टे पांव भागना पड़ा पाकिस्तानी ड्रोन को। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा पुलवामा का, जहां पर आपको बताएंगे कि पुलवामा पाकिस्तान से लेकर राम मंदिर और आतंकवाद तक सभी मुद्दों को लेकर गुजरात में विपक्षियों पर बरसे पीएम मोदी, और वहीं से चीन को दे दिया कड़ा संदेश। जी हां दोस्तों, 10 खास बातें पीएम मोदी की रैली की, सारी खबर की डिटेल्स आपको देंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते तमाम बड़ी खबरों की तरफ। चीन सीमा पर वायुसेना सतर्क, गौचर हेलीपैड पर जवान कर रहे अभ्यास। जी हां दोस्तों, लद्दाख में चल रहे भारत चीन तनाव के बीच उत्तराखंड में भी चीन सीमा पर सेना और वायुसेना सतर्क है। उत्तरकाशी में वायुसेना के हेलीकॉप्टर सीमा का जायजा ले रहे हैं। वहीं चमोली जिले के गौचर में सेना के जवान हेलीकॉप्टर से रस्सियों के सहारे उतरने और चढ़ने का अभ्यास कर रहे हैं। हालांकि स्थानीय प्रशासन ऐसी किसी जानकारी से इनकार कर रहा है। उत्तराखंड में चीन से सटी 345 किलोमीटर लंबी सीमा में से करीब 90 किलोमीटर चमोली जिले में है। सीमा का यह भाग सर्वाधिक संवेदनशील है। जिले की मलारी घाटी में स्थित बाड़ाहूती में चीन वर्ष 2014 से 2018 तक 10 बार घुसपैठ कर चुका है। हालांकि हर बार उसके मंसूबों को अग्रिम मोर्चे पर तैनात भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के जवानों ने नाकाम कर दिया। लद्दाख में भारत चीन के बीच चल रहे विवाद के बाद उत्तराखंड में भी अग्रिम चौकियों पर तैनाती बढ़ाई गई है। इसके अलावा सेना के जवान अभ्यास भी कर रहे हैं। जवानों को Mi-26 और Mi-17 हेलीकॉप्टर से रस्सियों के सहारे उतरने और चढ़ने में पारंगत बनाया जा रहा है। स्थानीय नागरिकों अनुसार 3-4 दिन से यह अभ्यास किया जा रहा है। इन दिनों पुलिस तैनात कर हेलीपैड की ओर आवाजाही बंद कर दी गई है। वहीं पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की ओर से की गई हिंसक झड़प के बाद से सीमांत जनपद उत्तरकाशी के बॉर्डर पर भी सेना अलर्ट मोड में आ गई। चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सेना तैयार है। उत्तरकाशी जिले में भी सेना किसी तरह की चूक नहीं चाहती है। भारत चीन की 345 किलोमीटर लंबी सीमा उत्तराखंड में है। इसमें उत्तरकाशी में करीब 122 किलोमीटर लंबी सीमा है। इस सीमा पर चौकसी की जिम्मेदारी ITBP के पास है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत पाकिस्तान सीमा पर गुरदासपुर में फिर दिखा पाकिस्तानी ड्रोन, की गई फायरिंग के बीच लौटा उल्टे पांव। जी हां दोस्तों, भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता है। जम्मू कश्मीर में आतंक को बढ़ावा देने के साथ ही भारत पाकिस्तान सीमा पर भी घुसपैठ की कोशिशों में जुटा रहता है, जहां भारतीय सेना अक्सर उसे धूल चटाती रहती है। ताज़ा घटनाक्रम में पाकिस्तान का ड्रोन भारत के गुरदासपुर में देखा गया। गौरतलब है कि ये कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले 23 अक्टूबर को गुरदासपुर में डेरा बाबा नानक स्थित भारत पाक राष्ट्रीय सीमा पर एक बार फिर ड्रोन देखा गया था। सीमा पर तैनात BSF जवानों ने भारत में घुस रहे ड्रोन को देखा तो जवानों ने फायरिंग शुरू कर दी थी, जिसके बाद फायरिंग के बाद ड्रोन पाक की तरफ चला गया था। पहले भी कई बार ड्रोन ने भारत की तरफ घुसने का प्रयास किया है, लेकिन सीमा पर तैनात BSF के जवानों ने ड्रोन पर फायरिंग करके उनके नापाक मंसूबों को फेल किया जाता रहा है। इसके पहले हाल ही में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के कैरन सेक्टर में भारतीय सेना ने एक पाकिस्तानी ड्रोन को गोली मारकर गिरा दिया था। वह सुबह इस इलाके में जासूसी करने के लिए आया हुआ था। सतर्क जवानों ने उसे देखने के बाद फायर किया और उसे गिराकर कब्जे में ले लिया। यह चीन का बना हुआ DKI Mavic 2 Pro ड्रोन है, जो फोटो और वीडियो बनाने के काम में आता है। कैरन सेक्टर में तैनात जवानों ने LOC के पास हलचल देखी थी। जवानों ने देखा कि सीमा पार एक ड्रोन काफी देर तक उड़ान भरता रहा। उसके बाद ड्रोन इस तरफ आ गया, ऊपर से फोटो ले रहा था, जिसमें रास्ते तथा जवानों की तैनाती को देखा जा रहा था। अलर्ट जवानों ने इस पर फायर किया और उसे गिरा दिया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पुलवामा पाकिस्तान से लेकर राम मंदिर और आतंकवाद तक गुजरात में भी विपक्ष पर बरसे मोदी, चीन को कड़ा संदेश, 10 खास बातें। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। आज गुजरात दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाकर सरदार पटेल को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी और राष्ट्रीय एकता दिवस पर आयोजित भव्य परेड कार्यक्रम का हिस्सा बने। पीएम मोदी ने सरदार पटेल की पद पूजा की और फिर भव्य परेड का भी साक्षी बने। राष्ट्रीय एकता दिवस परेड के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में पुलवामा का जिक्र कर विपक्ष पर हमला बोला और कहा कि कुछ लोगों ने पुलवामा अटैक में भी राजनीति ढूंढ लिया। उन्होंने कोरोना पर भी अपनी बातें रखी। तो चलिए जानते हैं पीएम मोदी ने अपने संबोधन में क्या क्या कहा। कोरोना से उबर रहा है भारत,
पीएम मोदी ने कहा कि पिछले साल किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि कोविड-19 महामारी आएगी। ये आपदा अचानक आई, इसने पूरे विश्व में मानव जीवन को प्रभावित किया है, हमारी गति को प्रभावित किया, लेकिन देश सामूहिक ताकत और इच्छा शक्ति के साथ इससे लड़ा और ऐसा इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में 130 करोड़ देशवासियों ने एक होकर जो जज्बा दिखाया, एकता का जो संदेश दिया, उसने 8 महीने से हमें इस संकट से लड़ने, जूझने और विजय पथ पर आगे बढ़ने की ताकत दी। आज भारत कोरोना से उभर भी रहा है और एकजुट होकर आगे भी बढ़ रहा है। ये वैसी ही एकजुटता है जिसकी कल्पना लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। वाल्मीकि का किया जिक्र। मोदी ने कहा कि आज सरदार सरोवर से साबरमती रिवर फ्रंट तक सी प्लेन सेवा का भी शुभारंभ होने जा रहा है। सरदार साहब के दर्शन के लिए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए देशवासियों को अब सी प्लेन सर्विस का भी विकल्प मिलेगा। ये सारे प्रयास इस क्षेत्र में पर्यटन को भी बहुत ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। ये भी अद्भुत संयोग है कि आज ही वाल्मीकि जयंती भी है। आज हम भारत की जिस सांस्कृतिक एकता का दर्शन करते हैं, जिस भारत को अनुभव करते हैं, उसे और जीवंत और ऊर्जावान बनाने का काम सदियों पहले आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने ही किया था। पीएम मोदी ने कहा कि विपदाओं और चुनौतियों के बीच ही देश ने ऐसे काम किए हैं जो कभी असंभव मान लिए गए थे। इसी मुश्किल समय में धारा 370 हटने के बाद कश्मीर ने समावेश का 1 साल पूरा किया। अन्य विरासतों के साथ ही ये कार्य भी सरदार साहब के ही जिम्मे अगर होता तो आज आज़ादी के इतने वर्षों बाद ये काम पूरा करने की नौबत मुझ पर नहीं आती। सरदार साहब का वो काम अधूरा था, उन्हीं की प्रेरणा से 130 करोड़ देशवासियों को उस कार्य को पूरा करने का भी सौभाग्य मिला। कश्मीर के विकास में जो बाधाएं आ रही थी उन्हें पीछे छोड़कर अब कश्मीर विकास के नए मार्ग पर बढ़ चुका है। चाहे नॉर्थ ईस्ट में शांति की बहाली हो या नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए उठाए जा रहे कदम, आज देश एकता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। राम मंदिर का जिक्र। मोदी ने कहा कि सोमनाथ के पुनर्निर्माण से सरदार पटेल ने भारत के सांस्कृतिक गौरव को लौटाने का जो यज्ञ शुरू किया था, उसका विस्तार देश ने अयोध्या में भी देखा था। देश राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का साक्षी बना है और भव्य राम मंदिर को बनते भी देख रहा है। चीन को संदेश। मोदी ने कहा कि आज भारत की भूमि पर नजर गड़ाने वालों को मुंहतोड़ जवाब देने की ताकत हमारे वीर जवानों में है। आज भारत सीमाओं पर सैकड़ों किलोमीटर लंबी सड़कें बना रहा है, दर्जनों ब्रिज, अनेक सुरंगें बना रहा है। अपनी संप्रभुता और सम्मान की रक्षा के लिए आज का भारत पूरी तरह तैयार है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में मिशन 2022 के लिए बीजेपी ने की डिजिटल तैयारी, तमाम दलों से निकली आगे। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मिशन 2022 की तैयारियों में तो सभी राजनीतिक दल जुटे हैं, लेकिन अग्रसूची सदा सुखी के सिद्धांत पर चलते हुए बीजेपी ने जमीन के साथ डिजिटल तैयारी भी शुरू कर दी है। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मामले में तमाम दल बीजेपी से कहीं पीछे हैं। बीजेपी अब संगठन के 92 जिलों में जिला कार्यालय बनाने के साथ ही अब 56 कार्यालयों से सीधे संपर्क कर सकेगी। जिला कार्यालयों की नींव 2017 में बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह ने रखी थी। इन्हीं तैयारियों के तहत प्रदेश के रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, हाथरस, मैनपुरी, बरेली, मथुरा, शाहजहांपुर, इटावा, औरैया, महोबा, ललितपुर, सीतापुर, लखीमपुर, हरदोई, अमेठी, कुशीनगर, महाराजगंज, सोनभद्र, बस्ती सहित 56 जिलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ दिया गया है। बीजेपी महामंत्री संगठन सुनील बंसल के लिए मिशन 2022 से पहले इसको पूर्ण रूपेण तैयार करना लक्ष्य था। सुनील बंसल ने कहा कि जिला कार्यालयों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा शुरू होने के साथ ही पार्टी की जिला इकाइयां प्रदेश व राष्ट्रीय मुख्यालय से डिजिटली जुड़ी गई हैं। अब राष्ट्रीय स्तर से जिला स्तर की संवाद प्रक्रिया सहज हो सकेगी। अभियान और संवाद से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भी सहजता से जुड़ सकेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी संगठन ने उत्तर प्रदेश में फरवरी मार्च में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम शुरू करने की योजना बनाई थी, लेकिन कोरोना वैश्विक आपदा के कारण थोड़ा विलंब हुआ। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों से अपेक्षा की कि वे अब जिला स्तर पर पार्टी कार्यालयों में स्थापित किए गए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम का उपयोग संगठनात्मक गतिविधियों के लिए करते हुए मंडल, सेक्टर, बूथ तक के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश नेतृत्व भी क्षेत्रवार बैठकों और अभियानों की समीक्षा के वर्चुअल कार्यक्रम करेगा और संबंधित जिलों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता अपने केंद्र से ही जुड़ सकेंगे। बीजेपी प्रदेश कार्यालय से महामंत्री सुनील बंसल और अपने आवास से प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन जिलों के कार्यकर्ताओं से जिला कार्यालय के माध्यम से जुड़े। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन के जारी सीमा गतिरोध के बीच 3 से 6 नवंबर को होगा मालाबार नौसैनिक अभ्यास।
जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सीमा पर जारी गतिरोध के बीच मालाबार नौसैनिक अभ्यास का पहला चरण 3 से 6 नवंबर को बंगाल की खाड़ी में विशाखापट्टनम तट पर होगा। इसमें भारत के अलावा अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नौसैनिक भाग लेंगे। अधिकारियों ने बताया कि नौसैनिक अभ्यास का दूसरा चरण 17 से 20 नवंबर को अरब सागर में होगा। पिछले सप्ताह भारत ने ऐलान किया था कि इस साल मालाबार नौसैनिक अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया भी भाग लेगा। इस तरह यह क्वाड के चारों देशों का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास बन गया है। मालाबार नौसैनिक अभ्यास के उद्देश्य को लेकर चीन के मन में संदेह रहता है। उसे लगता है कि यह वार्षिक युद्धाभ्यास हिंद प्रशांत क्षेत्र में उसके प्रभाव को कम करने का प्रयास है। उल्लेखनीय है कि मालाबार नौसैनिक अभ्यास साल 1992 में भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के द्विपक्षीय संयुक्त नौसैनिक अभ्यास से शुरू हुआ था। जापान 2015 में इसमें शामिल हुआ था। यह वार्षिक नौसैन्य अभ्यास वर्ष 2018 में फिलीपींस सागर में गुआम तट पर आयोजित किया गया। साल 2019 में जापान तट पर यह अभ्यास हुआ। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत ने दागी एंटी शिप मिसाइल, चीन की हालत हुई खराब, सेना ने तैनात की मिसाइलें। जी हां दोस्तों, दुश्मनों को उनकी नापाक हरकतों का सबक सिखाते हुए अब भारतीय सेना कामयाबी के नए मुकाम पर पहुंच गई है। शुक्रवार को भारतीय नौसेना ने अपनी ताकत में इजाफा किया है, जिससे चीन पाकिस्तान अब अपने कदम पीछे करने को मजबूर हो जाएंगे। शुक्रवार को INS कोरा से एंटी शिप मिसाइल को दागा गया। इस मिसाइल का बंगाल की खाड़ी में प्रशिक्षण किया गया है। इस सफल परीक्षण से सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। ऐसे में सूत्रों से सामने आई जानकारी के अनुसार इस मिसाइल ने बिल्कुल सटीक निशाना लगाया और जिस शिप पर टेस्ट के लिए इसे दागा गया उसे धुआं कर दिया। भारतीय नौसेना ने अपने बयान में कहा है कि INS कोरा से दागी गई मिसाइल की सबसे अधिक रेंज का इस्तेमाल किया गया है और इसका निशाना बिल्कुल सटीक लगा है। बता दें कि INS कोरा एक कोरा क्लास जंगी जहाज है। इसका इस्तेमाल इस तरह की मिसाइल दागने के लिए किया जाता है। इसे 1998 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। सफलता के इस पंचनामे में इस शिप का डिजाइन भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 25A के तहत किया गया था। इस जंगी जहाज में KH-35 एंटी शिप मिसाइल भी तैनात की गई है। भारतीय नौसेना के पास इस तरह के 3 जंगी जहाज हैं, जिसमें INS किर्च, INS कुलिश और INS करमुक सम्मिलित हैं। ऐसे में अगले हफ्ते भारत और चीन की कोर कमांडर स्तर की अगले दौरा की बातचीत होने वाली है, लेकिन उससे पहले ही चीन ने फिर से अपने नापाक मंसूबों का दोहराया है। पूर्वी लद्दाख में तैनात अपने सैनिकों को चीन विशेष सामान उपलब्ध करा रहा है। इस बारे में चीन ने बताया है कि वो अपनी सेना को नई तकनीक के कपड़े, रहने की जगह और कई दूसरी सुविधाएं दी हैं, ताकि उसकी सेना को लद्दाख में सर्दियों में रहने में कोई परेशानी ना हो। ऐसे में चीन के रक्षा मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने अपने सैनिकों को पूर्वी लद्दाख में भयानक सर्दी से निपटने के लिए आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए हैं। चीनी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सीमा पर तैनात हजारों चीनी सैन्य कर्मियों को उन्होंने उच्च तकनीक वाले उपकरण उपलब्ध कराए हैं। साथ ही चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता सीनियर कर्नल वू क्वान ने कहा कि सैनिकों को एक नया आत्म सक्रिय इंसुलेटेड कैबिन प्रदान किया गया है, जिसे सैनिक खुद बना सकते हैं। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में जहां आउटडोर तापमान -40 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसकी ऊंचाई 5000 मीटर से अधिक है, वहां इन उपकरणों के जरिए इंडोर तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रखा जा सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय वायुसेना बनेगी और ताकतवर, 2022 तक रुद्रम मिसाइल भी बेड़े में होगी शामिल। जी हां दोस्तों, देश की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 2022 तक भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल की जा सकती है। इस मिसाइल के वायुसेना में शामिल होने के साथ दुश्मनों के रडार और सर्विलांस सिस्टम को ध्वस्त करने की क्षमता और भी ज्यादा घातक हो जाएगी। हिंदुस्तान टाइम्स पर प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक यह बात अधिकारियों ने बताई है। DRDO ने किया तैयार। रुद्रम मिसाइल भारत में ही बनाई गई है। इसे डिफेंस रिसर्च एंड एनालिसिस ऑर्गेनाइजेशन ने भारतीय वायुसेना के लिए तैयार किया है। बीते 9 अक्टूबर को DRDO ने इसका सफल परीक्षण किया था। पिछले कुछ समय से चल रहे कई सैन्य परीक्षणों में एक अहम परीक्षण है, जो वर्तमान भारत चीन सीमा विवाद के लिहाज से देखा जा रहा है। पूरी तरह से स्वदेश में विकसित यह नई पीढ़ी की मिसाइल भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ाएगी। दुश्मनों की वायु सुरक्षा पर काबू करना उद्देश्य इस मिसाइल को भारतीय वायुसेना की हवा में वर्चस्व और रणनीतिक क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। इसका प्रमुख कार्य दुश्मन की वायु सुरक्षा को काबू करना है। यह हवा से जमीन मार करने वाली नई पीढ़ी की एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जिसका काम दुश्मन देश की रडार जैसी मिसाइल की पहचान करने वाली तकनीक को बेकार करते हुए लक्ष्य पर सटीक वार करना है। इस मिसाइल की रेंज 100 किलोमीटर से
100 किलोमीटर से 150 किलोमीटर तक की है, लेकिन यह ऊंचाई के साथ और ज़्यादा हो सकती है। इसे 500 मीटर से लेकर 15 किलोमीटर तक की ऊंचाई से लॉन्च किया जा सकता है और 250 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्य को भी सटीकता से भेदने में सक्षम है। इस वजह से भारत और चीन के बीच तनाव के बीच यह मिसाइल बहुत ही उपयोगी हो जाती है। इसमें मिलीमीटर वेव सीकर की सुविधा है, जो 30 गीगाहर्ट्ज और उससे ऊपर की फ्रीक्वेंसी से ट्रांसमिशन कर सकता है। उड़ान के दौरान दिशाओं की जानकारी के लिए इसमें इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम के साथ ही जीपीएस नेविक सैटेलाइट गाइडेंस भी शामिल है। इसका पैसिव होम हेड सीकर 100 किलोमीटर दूर तक के रेडियो फ्रीक्वेंसी उत्सर्जन को पकड़ सकता है, जिसमें रेडिएशन उत्सर्जन की पहचान करने वाली मोनोलिथिक माइक्रोवेव इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। विपक्ष पर बरसे राजनाथ सिंह, कहा सत्ता त्याग देंगे लेकिन देश की 1 इंच जमीन नहीं जाने देंगे। जी हां दोस्तों, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सत्ता को त्याग देने लेकिन भारत की 1 इंच जमीन को जाने नहीं देंगे। हम पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं। हम ना तो किसी की 1 इंच जमीन लेंगे और ना देंगे। उन्होंने कहा, बिहार रेजिमेंट के जवानों का बलिदान भुलाया नहीं जा सकता। वे उन माताओं को नमन करते हैं जिनकी कोख से उन जवानों ने जन्म लिया था। केंद्रीय रक्षा मंत्री केसरिया विधानसभा के हुसैनी स्थित डीपी उच्च विद्यालय के प्रांगण में जेडीयू प्रत्याशी शालिनी मिश्रा के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कुछ लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है। ऐसे लोगों को 1962 से 2013 तक का इतिहास याद करना चाहिए, जबकि हकीकत यह है कि हमारे जवानों ने अपनी शहादत देकर मातृभूमि की रक्षा की है। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारे देश के जवानों ने हमेशा शौर्य व पराक्रम का परिचय दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि हम घुटने टेकने का चरित्र नहीं रखते। राजद पर तंज कसते हुए कहा कि लालटेन फूट गया है और तेल बह गया है। कुछ लोग नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं कि उन्हें नौकरी देंगे। राजद के 15 सालों के शासनकाल में प्रतिभाओं का पलायन हुआ। रक्षा मंत्री ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार पर कभी भ्रष्टाचार का दाग नहीं लगा। बिहार के कुछ लोग मर्यादाओं को लांघ रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने कभी मर्यादाओं को नहीं लांघा। हम जो वादा करते हैं उसे निभाते हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए हमने बिल लाया है, जिसे कांग्रेस कहती है इस बिल से किसानों का शोषण होगा, जबकि यह बिल लागू होने के बाद छोटे किसानों की भी आमदनी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं कि शालिनी भाजपा की प्रत्याशी नहीं है। ऐसे लोगों को वे साफ कर देना चाहते हैं कि शालिनी भाजपा की प्रत्याशी है, वह पीएम मोदी व राजनाथ सिंह की प्रत्याशी है। उन्होंने कहा कि जैसे क्रिकेट में सचिन व सहवाग की ओपनिंग जोड़ी है, उसी तरह मोदी व नीतीश की जोड़ी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लेह, भारतीय सेना के लिए -40 डिग्री सेल्सियस में भी बनेगी बिजली। गुजरात के छात्र ने लगाई ऐसी पहली पवन चक्की। जी हां दोस्तों, लद्दाख प्रांत में हजारों फीट ऊंचाई पर हिमवर्षा और -40 डिग्री सेल्सियस के बीच अब भारतीय सेना के लिए बिजली उत्पन्न की जा सकेगी। गुजरात के एक छात्र उभरते टेक्नीशियन की मदद से लेह में ऐसी पवन चक्की लगाई गई है। ये टेक्नीशियन है आनंद जिले के वल्लभ विद्यानगर निवासी हर्षवर्धन झा। उन्होंने स्वदेशी तकनीक से इस पवन चक्की का निर्माण किया है। ये खास तरह की पवन चक्की न सिर्फ -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में बल्कि हिम बारिश के बीच भी बिजली उत्पन्न करती है। इस तरह की तकनीक वाली पहली पवन चक्की लेह में स्थापित की गई है। अब यहाँ भारतीय सेना के सर्विलांस साधनों को भी जरूरी बिजली मिल सकेगी। इसके अलावा इसका उपयोग रोशनी एवं कुकिंग के इंतजाम करने में भी हो जाएगा। बता दें कि हर्षवर्धन झा वल्लभ विद्यानगर में रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में पीएचडी कर रहे हैं। भारतीय सेना को होने वाली दिक्कतों पर गौर करते हुए उन्होंने विशेष प्रकार की पवन चक्की तैयार की सोची। मेहनत सफल रही। अब उनकी तकनीक से बर्फीले पहाड़ों के बीच -40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में भी बिजली उत्पन्न होने लगी है। -डिग्री डिग्री सेल्सियस तापमान में और हिम बारिश के बीच बिजली उत्पन्न करने वाली यह भारत की पहली स्वदेशी पवन चक्की है। एक अधिकारी ने बताया कि पवन चक्की को लेह स्थित आर्मी कैंप में स्थापित किया गया है। यूं तो गुजरात के समुद्र तटीय और राजस्थान के रण क्षेत्र में जगह जगह पवन चक्की देखने को मिल जाएगी, जबकि बर्फीले प्रदेश में इस तरह की पवन चक्की लगाना कठिन है। बर्फ के कारण पवन चक्की की प्रक्रिया बाधित होती है, ना ही उतनी हवा चलती है। खासकर लेह लद्दाख तो ऐसा क्षेत्र है जहां हिमालय है और बर्फ ही बर्फ है। हर्षवर्धन झा बताते हैं कि उन्होंने अपने पिता के मार्गदर्शन में ऐसी तकनीक विकसित की है। पिता भी संशोधक हैं, ऐसे में दोनों पिता पुत्र इस काम में जुटे हुए थे। उन्होंने इससे पहले भी कई तरह की पवन चक्की तैयार की है, जिनमें से गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में चरखा के आकार की पवन चक्की भी एक है, जो आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। हर्षवर्धन झा ने कहा कि मैं अभी वल्लभ विद्यानगर की सरदार पटेल यूनिवर्सिटी से अध्ययनरत हूँ। हम चाहते थे कि ऐसी पवन चक्की बने जिसके माध्यम से बर्फीली जगहों पर भी बिजली उत्पन्न की जा सकेगी। इसी के चलते हमारी तकनीक से पहली बार ऐसी पवन चक्की का निर्माण किया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
मेड इन चाइना को लेकर हांगकांग और अमेरिका आमने सामने। जी हां दोस्तों, हांगकांग ने कहा है कि वो अपने यहां बनने वाले सामानों पर मेड इन चाइना लेबल लगाने की अमेरिका की कोशिश के विरोध में कदम उठाएगा। हांगकांग के अधिकारियों का कहना है कि ये व्यापार के नियमों का उल्लंघन है और इस मुद्दे को लेकर वो विश्व व्यापार संगठन के दरवाजे पर दस्तक देंगे। हांगकांग को चीन अपना हिस्सा मानता है। इसी साल जून में चीन ने यहाँ नया सुरक्षा कानून लागू कर दिया था। इस नए कानून के तहत यहाँ के बिजनेस किसी दूसरे चीनी व्यवसायियों की तरह ही होंगे और उन्हें वैश्विक स्तर पर अलग से कोई खास व्यापार सुविधाएं नहीं मिलेंगी। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हांगकांग को दिया गया स्पेशल इकोनॉमिक ट्रीटमेंट खत्म कर दिया। उन्होंने हांगकांग से अमेरिका आयात हो रही चीजों पर मेड इन हांगकांग की बजाय मेड इन चाइना का लेबल लगाने के लिए कहा। ट्रंप का कहना था कि हांगकांग अब किसी और चीनी शहर की तरह बन गया है। मेड इन चाइना की मांग। इसी साल जुलाई में डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर कहा कि हांगकांग अब स्वायत्त राष्ट्र नहीं रहा, वो चीन का हिस्सा है। इस ऑर्डर में अमेरिका ने कहा हांगकांग के लिए अमेरिका की नीति के अनुसार हांगकांग अब ऐसा स्वायत्त क्षेत्र नहीं रहा कि उसके साथ चीन से अलग तरह के संबंध रखे जाए। इससे पहले चीन ने जो सुरक्षा कानून हांगकांग पर लगाया था उसके अनुसार यहाँ पर बनने वाले सामान पर मेड इन चाइना का लेबल लगाया जाना चाहिए और यहाँ के सामान को दुनिया के और देशों में इसी लेबल के साथ बेचा जाना चाहिए। शुक्रवार को हांगकांग के अधिकारियों ने पुष्टि की कि वो विश्व व्यापार संगठन सेटलमेंट मैकेनिज्म में ये मामला लेकर जाएंगे और अमेरिका से द्विपक्षीय चर्चा करने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।